स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने ये वाला थ्योरी कंप्लीट किया था, इस पे अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे अभी जितना हमने थ्योरी किया उसको देखते हैं। तो इसमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये टॉपिक हमने पढ़ा था जस्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। जरा इसको ट्राई करके बताओ क्या आंसर आएगा, देखो। क्या क्वेश्चन बोल रहा है देखिए। तो अभी मैं आज अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है ना। पिछले क्लास में हमने ये थ्योरी किए थे, तो अभी तक इन थ्योरी पे जो क्वेश्चंस है मेनली वो मैं डिस्कस करूंगा जो अभी हमने क्लास में नहीं किए हैं। तो अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे, कल हमने इसका थ्योरीज किया था और इसके अभी क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अभी क्या बोल रहा है इसमें कि थीटा बी आर रैंडम वेरिएबल हैविंग यूनिफॉर्म जीरो थीटा डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी जीरो टू पाई। तो थीटा एक रैंडम वेरिएबल है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्म जीरो टू पाई। और क्या पूछ रहा है आपसे ये, एक्स है कॉस थीटा, वाई है साइन थीटा, रो बी द को रिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक। सो एक्स इसने दिया है कॉस थीटा, वाई इज साइन थीटा, सो रो इज को रिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन, है ना, को रिलेशन कोइफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका मतलब कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो आप लोग फॉर्मूला जानते ही हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट का। तो जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला है कोवेरिएंस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन रूट अंडर वेरिएंस ऑफ कॉस थीटा वेरिएंस ऑफ साइन थीटा, यही है। ओके, सो कोवेरिएंस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन, तो मुझे ये सारी चीजें फाइंड करनी है। तो पूछा क्या हमसे, देन 100 टाइम रो इज इक्वल टू, है ना, यही क्वेश्चन है। सो रो बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। सो 100 टाइम रो किसके इक्वल होगा, तो यहां से 100 टाइम रो की वैल्यू निकालनी है।
तो बताओ कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है फर्दर अगर हम लिखें कोवेरियंस का फॉर्मूला। तो ये जो रो है कोवेरियंस का फॉर्मूला फर्दर एक्सपेक्टेशन ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस थीटा इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन थीटा। तो आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन रूट अंडर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे वेरिएंस तो हम लोग जानते ही हैं कॉस थीटा कैसे निकालना है। तो चलो वेरिएंस तो अलग है ना। ये हो जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस। चलो ये तो अलग से फाइंड कर लेंगे तब ये ऐसे ही लिख देता हूँ जस्ट सेम चीज। ये है क्या आएगा यहां से। अब ये सब फाइंड करो देखो लेट्स फाइंड दिस क्वांटिटीज। आएगा जी बताइए। तो आपको ये सब फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा कॉस थीटा साइन थीटा को मैं भी लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो इसको साइन 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। चलो वन बाई वन फाइंड करते हैं। थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन ये है तो जैसे मुझे अगर चलो अभी सिंपली मैं निकालता हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस थीटा इनटू पीडीएफ ऑफ थीटा। थीटा का पीडीएफ कितना है यूनिफॉर्म जीरो तो 1/2 पाई डी थीटा। थीटा के वैल्यू 0 से 2 पाई। तो ये बाहर आ जाएगा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा ये तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा देख लीजिए है जी ये 0 आ जाएगा ना। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस थीटा तो 0 आ गया। व्हाट अबाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन थीटा 0 आएगा। नहीं आई थिंक चेक कर लो एक बारी। कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन ना साइन 2 पाई माइनस साइन 0 या प्रॉपर्टीज लगा दूं कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है 2 टाइम। हाँ 0 ही लग रहा मुझे आएगा। क्या लग रहा है आप लोगों को कॉस 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है आफ्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ना। देखो इसका इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा। सिमिलरली साइन थीटा का साइन थीटा इंटू 1/2 पाई डी थीटा 0 से 2 पाई 2 पाई होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल लगा के देख लो अगर वैसे नहीं आ रहा है तो है ना। फोर्थ का 0 आएगा सेकेंड वाले में साइन 0 0 साइन 2 पाई प्रॉपर्टी लगा लो बेटर है प्रॉपर्टी लगाना। एक प्रॉपर्टी था इंटीग्रेशन का ऐसा कुछ था ना कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स विल बी रिटर्न एज 0 टू a एंड एफ एक्स डी एक्स एंड ये हो जाता है 0। अगर मैं प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करूँ या डायरेक्ट भी कर सकते थे तो यहाँ से आता है कितना एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज जस्ट एफ एक्स और ये एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज माइनस एफ एक्स। अब बताओ 2a की जगह 2 पाई रख दो आप ठीक है 2a के प्लेस पे 2 पाई। तो जैसे अगर 2a के प्लेस पे 2 पाई तो जैसे मैं निकालता हूँ कॉस 2 पाई माइनस एक्स और एक होगा साइन 2 पाई माइनस एक्स ये कितना आएगा व्हाट इज कॉस 2 पाई माइनस एक्स और व्हाट इज कॉस 2 पाई साइन 2 पाई माइनस एक्स।
आएगा जी? किसी को नहीं आ रहा निकालना? टू पाई माइनस एक्स कोऑर्डिनेट का एंगल है थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, दिस फोर्थ क्वाड्रेंट में। cos 2 पाई माइनस एक्स cos x हो जाएगा, और साइन वाला और sin sin माइनस sin x। बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और 2 पाई के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहते हैं, यही ना? तो अब यहाँ पे सर एक आप, क्वेश्चन और, हाँ बोलिए। सर जब ये यूनिफॉर्म 0, 2 पाई गिवन होता है ना, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेगा यूनिफॉर्म। जी, इंटरवल है तो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर डिस्क्रीट सेट होगा तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म होगा। करली ब्रेस से होंगे। हाँ, कर्ली ब्रैकेट में लिखा होगा यूनिफॉर्म और कर्ली ब्रैकेट लिखा होगा, तो कर्ली ब्रैसेस का मतलब होगा वहाँ पे कि इट इज़ एक्चुअली डिस्क्रीट यूनिफॉर्म, और अगर ऐसे स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस है तो मतलब वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। थैंक यू। बताओ भाई, इसको यूज कर सकते हो प्रॉपर्टी, अगर यूज करना चाहो तो ये यूज कर सकते हो, 0 से पाई हो जाएगा वैसा कर सकते हो, और नहीं तो कॉस में 2 टाइम साइन वाला 0, तो मतलब ये तो 0 आएगा, और क्या ये भी 0 आएगा, यही पूछ रहा हूँ। कॉस 2 पाई कितना होता है? कॉस 2 पाई 1, और कॉस 0 भी 1, साइन 2 पाई 0, साइन 2 पाई भी है ना, तो यहाँ मुझे लग रहा है 2 टाइम कर लो, इसको प्रॉपर्टी लगा लो, तो 0 से पाई, ये 2 पाई बाहर कर लो, अब बचेगा कॉस का इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। अब बताओ, तब भी मुझे लग रहा है अच्छा, कॉस का इंटीग्रेशन जस्ट साइन ना, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉस, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ साइन, निकाल के बताओ जल्दी। इसमें क्या होता है, कॉस साइन का अगर ग्राफ बनाओगे, जैसे जीरो जीरो साइन का ग्राफ तो ये होगा ना, 0 पाई दोनों में जीरो आ गए। 0 आएगा, और कॉस का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो क्या आंसर आएगा? तो कॉस में भी कॉस क्या होता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, तो कॉस पाई/2, तो यहाँ से पाई/2, यहाँ से ये होगा, और यहाँ से ये होगा, है ना? तो सेम ही रहेगा, 0 0 ही आएगा किसी भी तरीके से निकालेंगे तो। उसकी वजह ये, जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, जितना ये नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव है, बैलेंस हो जाता है, जितना ये नेगेटिव है ना, और है ना, इसकी वजह क्या है वही बोल रहा हूँ,
कि जीरो, तो जितना ये है ना पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव है, तो इसलिए ओके तो है ना कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, तो जीरो जीरो, ठीक है। मतलब प्रॉपर्टी नहीं भी लगा दे तब भी जीरो आता, वो तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था उस तरीके से भी जीरो आ रहा था, प्रॉपर्टी लगा के देख रहे थे क्या वो सेम ही आएगा, तो वैसे भी जीरो ही आएगा। तो यहाँ से हमें ये दोनों जीरो मिल गया, तो दिस क्वांटिटी जीरो आ गया। सिमिलर तरीके से आप ये निकालो, इसको फिर से ये फाइंड करो, ठीक है ना। हमने ई ऑफ कॉस थीटा ई ऑफ साइन थीटा निकाला आपने, अब ऐसे ही आप लोग ये फाइंड करके बताओ ई ऑफ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का एक्सपेक्टेशन, ये कितना आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अभी आपने फाइंड किया ई ऑफ कॉस थीटा एंड ई ऑफ साइन थीटा, दोनों आ गया जीरो, है ना। तुम कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। तो ई ऑफ कॉस थीटा और ई ऑफ साइन थीटा, सो ये हो गया जीरो। आप निकालिए ई ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये वैसे ही होगा, जीरो से 2 पाई साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1/2 पाई डी थीटा, ये निकाल के बताइए कितना आंसर आएगा। सर ये भी जीरो आ रहा है। बाकी चीज़ें भी फाइंड करो यहाँ से, वेरिएंस कॉस थीटा वेरिएंस साइन थीटा भी फाइंड कीजिए, है ना। तो आप लोग ये भी निकालिए, तो ये जीरो आया, दिस इज जीरो। जीरो जीरो। अच्छा और ये वेरी, अच्छा तो जीरो ही आ गया ना फिर तो ये, सो रो तो वैसे जीरो आ गया इसका मतलब। तो पूछा क्या था, तो इसका मतलब है कि जीरो ही आएगा आंसर। जीरो आ गया क्योंकि 100 रो पूछा है, तो इसका मतलब जीरो है, ठीक है। तो इसमें किसी को डाउट है तो पूछिए, देखिए एक बारी। तो सिंपल हमने है ना एक कोरिलेशन कोवेरियंस था, कोवेरियंस निकाला, कोवेरियंस जीरो हो गया, तो जीरो अपॉन समथिंग जीरो, वेरिएंस जीरो आएगा नहीं, तो वेरिएंस तो नॉन जीरो ही आएगा, तो उसकी जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, सो दो ज्वाइंट का क्वेश्चन है ना ये, अभी हमने जस्ट एक्सपेक्टेशन पढ़ा था, तो कह रहा है कि हर एक्सपेक्टेड गेन, और रुको पहले वो सैम्पलिंग वाले कुछ क्वेश्चन ढूंढते हैं, ये सब तो कर ही सकते हो आप। क्या पूछ रहा है इसमें, अनबैस यू एम यू ई, तो यू एम यू ई तो हो जाएगा। ये अभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बताया था, इसका आंसर बताइए जरा आप लोग, अभी रिसेंटली ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था ना हमने, तो ये फाइंड कीजिए। एक बार इसका आंसर निकालो आप लोग जल्दी। सो व्हाट इज द आंसर, इसमें पूछ रहा है x1 x2 xn जो है आईआईडी है विथ पीडीएफ दिस, x1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, व्हाट इज द 10 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैट, ये तो आप कर सकते हैं इजीली आप लोग, बट फिर भी करके देख लो, है ना। कई बार तो लगता है हो जाएगा, करके देखो, आंसर बताओ, क्विकली सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए।
6. किसी को डाउट है इसमें? देख लो। अभी मुझे लगता है, देखो प्रैक्टिस, जैसे आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको सॉल्व करके देख लेना है। मुझे लगता है सब लोग सॉल्व कर पाएंगे इजीली। बस आपको सॉल्व करके देखना है कि क्या आंसर आ रहा है ना। जस्ट क्या करना है, पीडीएफ दे रखा है तो आप इसका सीडीएफ निकाल लो। पहले इसका सीडीएफ निकाल लोगे, हाफ से लेके एक्स में इसको इंटीग्रेट कर लो, 1/2t³ dt, ऐसे कर लो इंटीग्रेट। ठीक है, यहां से आ जाएगा। फिर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिख लो आप। तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ का फॉर्मूला पता है ना, देख लो। तो पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, चलो मैं एक्स में ही लिख देता हूँ। सो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ लिखोगे, सैंपल साइज क्या है 3 है यहाँ पे। तो ये होता है n इंटू 1 माइनस जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका CDF, उसकी पावर n माइनस 1 इंटू PDF, ये है। तो क्या आंसर आएगा? सो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे n इंटू 1 माइनस CDF जो भी आएगा पुट कर दो, है ना, n को 3 रख दो। तो जब आप n को 3 रख दोगे सिंप्लीफाई कर लो। यस सर 6. ठीक है ना। तो ये सब लोग कर पाएंगे इजीली। तो ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ आ गया। दिस इज द पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अब इसके बाद आप इस पीडीएफ के हेल्प से एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकाल लो। तो क्या होगा ये, एक्स टाइम पीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक। जो भी सपोर्ट है, सपोर्ट क्या है, जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का सपोर्ट है वही सपोर्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का होता है। तो इसका हाफ से इन्फिनिटी है तो ये हाफ से यहाँ भी इन्फिनिटी। अब इंटीग्रेट कर लो, 6 आ जाएगा, हो गया, है ना। और ये CDF PDF, ये PDF तो यहाँ पे ये 1/2x³, यहाँ 1/2x³ रखो, यहाँ CDF वो जो इंटीग्रेट होके आएगा वो रखो। ठीक है, तो इससे आ जाएगा। तो जो भी टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया उसको डिस्कस करते हैं। मान लो ये है, इसमें क्या पूछ रहा है, हाँ ये सिंपल आपको रैंडम सैंपल है, सैम्पलिंग, इसमें एक्सपेक्टेशन निकालना चाह रहा है आपसे, पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन निकालो। ट्राई करो, देखो ट्राई करके देखो, अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको आता है, फिर एग्जाम में भी कर पाओगे आप। और सॉल्व नहीं करोगे तो सारी गलतफहमी एग्जाम में दूर होगी एक साथ। देखिए क्या बोलना चाह रहा है कि x1 x2 x10 जो है एक्सपोनेंशियल 1 है, ठीक। तो ये है एक्सपोनेंशियल 1 डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको W डिफाइन किया, e⁻⁻x1 दिस। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 12 टाइम एक्सपेक्टेशन और W क्या होगा। रैंडम सैंपल मतलब, कल ही मैंने डेफिनेशन लिखा था रैंडम सैंपल का। रैंडम सैंपल मतलब IID रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। रैंडम सैंपल मतलब IID रैंडम वेरिएबल। सॉल्व कीजिए।
मैक्सिमम का मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो जहां मैक्सिमम लिखा है मतलब वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लार्जेस्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। देखो ऐसे आप लोग कर पाएंगे, ये क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए एक्स आई हैज, या चलो एक्स आई छोड़ो, एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, को बताइए आप में से 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म 0 1, क्योंकि सी डी एफ है। और अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है तो 1 माइनस एक्स भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा। तो यहां से आप 1 में से इसको घटा देंगे तो e की पावर माइनस एक्स हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1। तो ये यूनिफॉर्म 0 1, यूनिफॉर्म 0 1, यूनिफॉर्म 0 1, तो ईच हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है। तो अभी के लिए कुछ नाम दे दो, है ना। तो जैसे मैं अभी इसको w नाम देता हूँ, या y देना है y दे दो। तो लेट से w तो ले रखा है इसने नाम, y रख देता हूँ इसका नाम। तो अभी y है e की पावर माइनस एक्स। तो ये जो w आपको दिख रहा है यहाँ पे, अब मैं इसको कुछ ऐसा लिखूंगा, मैक्सिमम ऑफ y1, y2, y3 एंड y10। अब ऐसा हो गया क्योंकि मैंने रीनेम कर दिया, e की पावर माइनस एक्स को y रख दिया, तो e की पावर माइनस x1 y1 हो गया एंड सो ऑन। अब आपको पता है कि ईच y जो y1, y2, y3 है, सो कहने का मतलब w इज द 10th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन y, w इज द 10th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन y, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स स्मॉलेस्ट वन, second smallest second order statistics and so on. The largest one is the nth order statistic, n is 10 here, so it is nth order statistics. अब आप सबको पता होगा कि अगर each y y1 y2 y10 का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 10th ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, या nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अगर y1 y2 yn यूनिफॉर्म 0 1 है तो? हाँ, तो ये थ्योरम है बीटा आपका, ये n,1 हो गया, तो यहाँ 10 है तो ये 10,1 हो गया। अब बीटा फर्स्ट काइंड है ना, तो आपको अब ई डब्ल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से मुश्किल है क्या। ई डब्ल्यू बीटा में क्या होता है फॉर्मूला मीन का, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यही है। तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा या m अपॉन m प्लस n, सो 10/11 पूछा गया है 22 टाइम, तो 22 टाइम ई डब्ल्यू, तो ये हो गया 20, देख लीजिए। डन, किसी को डाउट तो बताइए। तो ये आप लोग भी इजीली कर पाए होंगे, कुछ लोग कर भी लिए होंगे, सो ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन था, पहले ये समझना था कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, फिर उसका ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अभी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स रिसेंटली हमने पढ़ा है, इसलिए मैं ऑर्डर स्टैट्स के भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जो भी टॉपिक्स अभी पढ़े हमने रिसेंटली में उसके क्वेश्चंस, मेनली मैं इस वाले टॉपिक पे आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ जो जैम गेट में आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऑलमोस्ट वैसे ही रहता है, ठीक है जी। कन्वर्जेंस अभी नहीं पढ़ा है ना आपको, एफ डिस्ट्रीब्यूशन कल ही हमने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, सो है ना। हालांकि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की, तो ये वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर जो थ्योरम है उस पे है, आसानी है ऐसे तो ये कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो अभी कन्वर्जेंस अभी आगे पढ़ेंगे, टेस्टिंग का है। ये देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो अभी कल हमने टॉपिक पढ़े हैं, ये उसका क्वेश्चन है, देखिए। तो कल जो हमने पढ़ा है, तो अभी इसको मैं बुलाता हूँ, देखिए हमने कल है ना सैम्पलिंग वाले कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, तो उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन है दिस वन, चलिए ट्राई कीजिए। ये कल हमने इसकी थ्योरी पढ़ी है ना, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। विजिबल है क्वेश्चन की नहीं? तो तो आपसे क्या पूछ रहा है, देख लो।
यहाँ पे देखो मैं इसको बताता हूँ, यहाँ पे क्या बोल रखा है, x1 x2 x50 है ना, 50 वी आर रैंडम सैंपल। फिर से रैंडम सैंपल का मतलब IID रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, फ्रॉम नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। अब x बार e सफिक्स में लिखा हुआ है, इसका मतलब है x2i's i फ्रॉम 1 to 50, मतलब x1 x2 प्लस x4 ऐसा, हाँ x6 x8 x50 तक। तो मतलब जितने भी इवन वाले हैं, ई मतलब इवन, ओके, ई लिखा मतलब इवन, जितने भी इवन वाले हैं उसको ऐड करके 25 से डिवाइड कर दिया। ओ मतलब ऑड, ऑड वाले, तो ऑड में x1 x3 x5 x7 इन सब का सम x49 अपॉन 25, मतलब टोटल 50 रैंडम वेरिएबल है। तो ऑड वाले का एवरेज को लिखा है इसने x बार ई, इवन वाले के एवरेज को लिखा है x बार ई, ऑड वाले के एवरेज को लिखा है x बार ओ, ऐसा। ऐसे ही सैंपल वेरिएंस जो एस अगर स्क्वायरिंग कर देंगे आप, तो सैंपल वेरिएंस एस ई स्क्वायर इज द सैंपल वेरिएंस ऑफ करस्पॉन्डिंग रैंडम, इवन वाले जो रैंडम वेरिएबल, इवन इंडेक्स वाले जो रैंडम वेरिएबल है वो, और यहाँ ऑड इंडेक्स वाले रैंडम वेरिएबल का सैंपल। तो आपसे अगर ऐसे ही मैं पूछ लूँ कि इस बेसिस पे, सो यू नो व्हाट, हमें क्या दे रखा है, तो मैं सीधा से यहाँ पे आता हूँ, देखो ये एक्चुअल क्वेश्चन है। तो मुझे दे रखा है x1 x2 x50, ये IID है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। तो अगर मैं लिखूं x1 x3 x5 x49, ये 25 रैंडम वेरिएबल्स हैं। इट इज़ ऑल्सो IID नॉर्मल 0 सिग्मा, ये ऑड वाले, ऑड इंडेक्स वाले क्वेश्चंस लिए हैं। तो इसका x बार ओ नाम दिया है, इसका मतलब है ना, वो तो लिखा ही है वहाँ पे। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो कल हमने लिखा था ये देखो, नॉर्मल विथ मीन तो 0 ही आएगा, वेरिएंस कितना आता है x बार का, सिग्मा स्क्वायर बाई n, तो सिग्मा स्क्वायर कितना है, तो सिग्मा स्क्वायर ही है, n कितना है 25। अच्छा नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, n माइनस 1, तो n यहाँ पे कितना है, n मतलब नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, तो कितने रैंडम वेरिएबल है 25, सो 25 माइनस 1 n माइनस 1 s स्क्वायर, तो s कौन सा वाला, s o ऑड, सैंपल वेरिएंस करस्पॉन्डिंग टू ऑड इंडेक्स रैंडम वेरिएबल, तो ये है अपॉन सिग्मा स्क्वायर। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कोई बताइए, सो n माइनस 1 एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट, तो ये था काई स्क्वायर n माइनस 1, ये होगा काई स्क्वायर 24। सिमिलरली x2 x4 एंड सो ऑन x50, इट इज IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, ठीक। तो यहां से x बार ई, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा नॉर्मल, फिर से वही होगा, इसका 0 और सिग्मा स्क्वायर बाई 25, ये आ जाएगा। और करस्पॉन्डिंग आप लिखेंगे सैंपल वेरिएंस, तो ये होगा 20, हाँ एक्स बार ई और ओ में जो n होगा स्मॉल n, वो वही पूरा n 25 ही होगा। n मतलब नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, यहाँ पे वैसे तो टोटल 50 रैंडम वेरिएबल्स हैं, लेकिन जब आप x बार लिख रहे हैं तो उस x बार में कितने रैंडम वेरिएबल का एवरेज ले रहे हैं आप, x1 प्लस x3 प्लस x5 प्लस x7 अप टू x49, कितने रैंडम वेरिएबल हुए ये, काउंट कीजिए 25 होंगे। फिर ऐसे ही x2 प्लस x4 प्लस x6 प्लस x8 प्लस x10 एंड सो ऑन, तो ये कितने हुए, फिर 25 हुए, तो एवरेज 25 ही लिखेंगे ना आप। तो यहाँ से आ जाएगा n माइनस 1 25 माइनस, यही तो चाहता है वो, समझो आप, नहीं समझोगे तो गलत करोगे। सो n माइनस 1 मतलब 24 लिख लो, 24 AC स्क्वायर, दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर विथ 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो यहाँ तक तो ये इन्फॉर्मेशन कल हमने लिखे थे। अब आगे देखते हैं पूछना क्या चाह रहा है। सो नाउ पूछ रहा है 5 टाइम x बार ई अपॉन एस ई, क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, चलो भाई तुम लोग ड्राइव करके बताओ, ये तो मैंने हिंट दिया, अभी पहले आप लोग ट्राई करके बताओ मुझे, सो व्हाट इज हैपनिंग, है ना। ये चारों ऑप्शन में आपको क्या लगता है, पहले खुद आप लोग ट्राई करो। इज आर करेक्ट है, MSQ है, सो दिस इज MSQ, आप ट्राई करके मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन विजिबल ना हो तो बताना, बाकी हाँ, लेकिन इसमें ऑप्शंस को चलो जूम कर देता हूँ, है ना,
तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हैं, देखो ए बी सी डी। पहला ऑप्शन है 5x बार एक्स ई बार अपॉन एस ई।
हो जाएगा भाई आज? आज कर पाओगे तुम लोग? ए और डी। अच्छा देखिए, तो इसमें क्या होगा, सिंपल है, चेक कीजिए। तो यहाँ से जैसे है एक्स बार, अभी हमने देखा था एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्स बार का मीन तो ज़ीरो है अपॉन में, और इसका वेरिएंस कितना था, तो चलो यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो ये जो हमारे पास है एक्स बार माइनस ज़ीरो अपॉन एक्स बार, है ना, अभी क्या एक्स ई है ना, तो एक्स ई के अकॉर्डिंग देखो देखो, सो एक्स ई नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर बाई 25। तो चलो इसको थोड़ा बनाते हैं, सिंपल है ना। जैसे आपको क्या करना, कल एक थ्योरम लिखा था हमने, तो थ्योरम में ब्रेक करना है। ये जो था कि नॉर्मल 0 1 अपॉन काई स्क्वायर एन बाई एन का जो स्क्वायर रूट है, दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ये थ्योरम है, ये यूज़ करेंगे हम। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहला ऑप्शन कि 5 एक्स बार एक्स ई बार अपॉन एस ई, सो 5 अपॉन एस ई, तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स ई बार माइनस 0 अपॉन सिग्मा बाई 5, यही होगा। मुझे, मैं क्या करूँ, नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसी को मैं ठीक से लिखूँ तो क्या होगा, एस ई स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। चेक करो, ये दोनों सेम है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे यही आएगा, चेक कर लीजिए कि इफ यू सिंप्लीफाई दिस सेम आएगा, 5 यहाँ शिफ्ट हो गया, सिग्मा सिग्मा हो गया। इसको थोड़ा और मॉडिफाई अगर करूँ मैं, तो ये तो हो गया एक्स बार माइनस मीन अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, यही था। देखिए एक्स ई बार का एक्स, इसका माइनस मीन अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये तो हो गया नॉर्मल 0 1, ठीक। तो ये तो आ गया नॉर्मल 0 1। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ n माइनस 1 से, तो चलो इसको थोड़ा सा और रीराइट करता हूँ। तो n माइनस 1 कितना, 24, सो 24 एस ई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 24। तो अब आपको ये समझ आया यहाँ पे कि नॉर्मल 0 1 और ये काई स्क्वायर 24 अपॉन 24, यही है, ये आएगा। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उस थ्योरम के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि 24 ए सी स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन, ये 24 ए सी स्क्वायर काई है ना, काई स्क्वायर 24, तो सिंपल है। तो ये आ गया टी 24 आ गया। वैसे ही विद द सिमिलर लॉजिक, तो यहाँ आप जो देख रहे हैं ये टी 24 आ गया, तो पहला तो ओके है। बी में वैसे ही ब्रेक करते हैं उसको, बी में क्या है, एक्स ई बार प्लस एक्स नॉट बार, अभी सेम चीज़ उसमें भी यही करना है कि आपको नॉर्मल अपॉन काई स्क्वायर बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि 49 एस नॉट स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, क्या, देखो हमने भी निकाला था ना, तो हमने भी ये फाइंड किया था, ये है। तो देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ये निकाला हुआ ना 24, तो इसको 24 ही कर देता हूँ, 25 माइनस 1 जो लिख रखा है, सो दिस इज 24 एस नॉट स्क्वायर, और यहाँ भी जो 25 लिख रखा है माइनस 1, सो 24, सो होगा क्या, ये क्या कह रहा है, 49 एस नॉट स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हैज दिस, नहीं, यहाँ से 24 एस नॉट स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, ये होता है काई स्क्वायर 24, ये तो नहीं होगा। और यहाँ से कह रहा है एस नॉट स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर का ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, तो ये चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बी पे आता हूँ, ये तो गलत है, सी वाला गलत है, ए ट्रू है, ठीक। और अभी मैं बी और डी पे आता हूँ, पहले बी देख लेते हैं, बी विथ सिमिलर थ्योरम पे है।
सो बी में क्या था, देखिए बी स्टेटमेंट जो है, बी वाला पूछ रहा है आपसे, इसी थ्योरम पे है बी वाला भी। सो बी में दे रखा है एक्स बार ऑड प्लस एक्स बार इवन, यही है। सो एक्स बार ऑड इवन 5 टाइम, बी ऑप्शन जो है, तो 5 टाइम अपॉन रूट अंडर एस ई स्क्वायर प्लस एस ओ स्क्वायर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिमिलर वे में आप इसको नॉर्मल बनाओ, तो एक्स नॉट एक्स ओ बार प्लस एक्स ई बार, इसका मीन तो 0 ही है, अपॉन इसका वेरिएंस निकालो। सो इसका वेरिएंस था सिग्मा स्क्वायर बाई 25, इसका वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर बाई 25, यही है। दोनों इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि कॉमन कोई भी नहीं है, तो इसका जो आएगा फाइनली ये 2 सिग्मा स्क्वायर बाई 25। सो 2 सिग्मा स्क्वायर बाई 25 का रूट ले लिया हमने, ये तो न्यूमरेटर को लिख रहा हूँ, अपॉन, अब इसको बैलेंस करना है मुझे, तो बैलेंस करना है तो और क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, तो 25 तो 5 था, 24 एस ई स्क्वायर, जस्ट फिट करना उस थ्योरम पे, एस ई स्क्वायर 24 एस ओ स्क्वायर अपॉन, अच्छा इसको अलग अलग लिख देता हूँ, अपॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। अभी देखो ये 2 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है मैंने, है ना, तो उस 2 को मुझे बैलेंस करना होगा, तो और इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे कितने से, 48 से। अब देखो पूरा बैलेंस हो गया, अब ध्यान से देखो। सो इसी चीज को मैंने ऐसा लिख दिया, सो ये जो है दिस इज सेम एज दिस होल। अब आप चेक करके देखो कहीं वो है तो बताओ, 2 यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ये 48 से डिवाइड किया मैंने, सो 24 कॉमन लेंगे, कैंसिल करेगा 1/2, और ये 1/2 इसके साथ कैंसिल कर देगा, ठीक है, तो बैलेंस हो गया 25 है, ये 5 यहाँ आ जाएगा, ये 5 वाला, दिस 5 इज 25, 2 सिग्मा स्क्वायर, तो ये सिग्मा स्क्वायर था और 2 बाहर है, चेक कर लीजिए आप। तो ऐसा क्यों लिखा है हमने, सो दैट यू कैन सी कि दिस इज एक्चुअली नॉर्मल 0 1 एंड, तो न्यूमरेटर हो गया नॉर्मल 0 1 अपॉन, ये है काई स्क्वायर 24, काई स्क्वायर 24, बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो सम इज काई स्क्वायर 48, सो दिस इज काई स्क्वायर 48 अपॉन 48, तो यहां से आ जाएगा टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ 48 डिग्री ऑफ फ्रीडम। थ्योरम वही वाला थ्योरम सेम, तो ये तो ओके है। देखो इसमें ऑप्शन में क्या लिखा है, लेकिन यहां लिख दिया 49 डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना, ये तो गड़बड़ है, चेक कीजिए आप लोग, सही है, तो मतलब 49 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने की वजह से ये गलत हो गया, क्योंकि इसका तो 48 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया हमारा, तो है ना, वी गॉट 48, क्योंकि अच्छा मैंने गलत तो नहीं लिखा है, एक मिनट रुक जाओ, सही है ना, मतलब 24 ही था ना ये, तो दिस वॉज 24 तो 48, ठीक है, सही लिखा है मैंने ना, मतलब इस क्रॉस चेक कर लो, ये है, तो 48 इज फाइन, 48 होगा इसलिए गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, डी मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। सो डी वाला जो पार्ट है, डी पार्ट इज सेइंग एस नॉट एस ओ स्क्वायर अपॉन एस ई स्क्वायर, तो फिर से मतलब तुम इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या मिलेगा, इफ यू टेक द रेशियो ऑफ दिस टू यू विल फाइंड दिस वन, इजंट इट, राइट, तो यही वाला लिख देता हूं। सो जस्ट 24 एस ओ स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर 24 एस ई स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, तो ये काई स्क्वायर ये है, तो काई स्क्वायर 24, अब इसको 24 से डिवाइड कर दो, 24 से डिवाइड कर दो, तो काई स्क्वायर 24 अपॉन 24, काई स्क्वायर 24 अपॉन 24, दे आर इंडिपेंडेंट, तो ये हो गया काई स्क्वायर 24 अपॉन 24, काई स्क्वायर 24 अपॉन 24, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम इट इज F24 इज इट, तो ये तो सही है, तो ए एंड डी आर फाइन, तो आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया था, तो देख लो। तो इसमें क्या थ्योरम यूज हुआ है,
कल हमने जो थ्योरम लिखे थे, इसको भी मैं बस रिमार्क के तौर पर लिख देता हूँ, तो समझ तो आ ही गया। जैसे एक ये था, ऐसे ही कि काई स्क्वायर एम बाई एम काई स्क्वायर एन बाई एन हैज डिस्ट्रीब्यूशन एफ एम एन, तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसा आ गया। चलिए, तो ये सैम्पलिंग पे क्वेश्चन था जो कल हमने थ्योरी किए थे। कुछ अभी भी क्वेरी किसी को है तो पूछिए, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क एनीवन। बस थ्योरम्स जो कल थे वही थ्योरम्स आप डिवाइड, मेनली था कि काई स्क्वायर का पीडीएफ याद रखो, टीज का पीडीएफ याद रखो, टी का, फिर वो एफ का पीडीएफ याद रखो, उससे जो इंटर रिलेशन जो थ्योरम्स हैं कि T1 जो होता है वो स्टैंडर्ड कॉची होता है, T1 स्क्वायर F11 होता है, TN स्क्वायर F1N होता है। तो इस तरह से कई सारे इंटर रिलेशंस थे। जो F डिस्ट्रीब्यूशन 2M 2N या 2N 2N इज एक्चुअली बीटा सेकेंड काइंड NN था, है ना। इस तरह से बहुत सारे थ्योरम लिखाए थे कल, तो वो आपको याद रखना। कई बार थ्योरम ही ऑप्शन बन के आ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन था बाकी। कन्वर्जेंस अभी पढ़ा नहीं हमने, है ना। ये सैम्पलिंग का ही क्वेश्चन है, देखो ये भी बस यही है, कल लिखाया था, लेकिन इसने बताया नहीं कि इंडिपेंडेंट है, इसमें कन्वर्जेंस भी है ना। सो कन्वर्जेंस कह रहे हैं तो अभी। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, हाँ जी। सर जो ऑप्शन बी में सर लिखा है 24 SE स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, मतलब 2 होल अपॉन 48 किया। अगर वहाँ पर 24 होता तो 24 फॉलो होता, मतलब T 24 होता। हाँ, यहाँ 24 और यहाँ 24 होता, 24 फॉलो करता जी। ये है ना थ्योरम। लेकिन ये तो 24 24 48 हो गया, इसलिए 48 से डिवाइड किया। और ये 2 सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि इसका वेरिएंस आता 2 सिग्मा स्क्वायर बाई 25 सम करके, इसीलिए। हाँ, तो 24 होता 24 आता। चलिए, ये जो सिंपल क्वेश्चन है ये क्या है, बाइनोमियल का है, मिनिमम मैक्सिमम। चलिए, ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ भी ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ही है। ये सिंपल ऑर्डर स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। बताइए जरा आंसर। ये ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मैक्सिमम मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ दो ही है, n की वैल्यू 2 है, तो n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब है कि, है ना, चेक करो। सो ये जो u आपको दिख रहा है, दिस u इज द क्योंकि n यहाँ 2 है, सैंपल साइज 2 है, n इज सैंपल साइज इज 2। ये हो जाएगा एक्स वाई आई आई डी बाइनोमियल 18,1/2 है, ठीक है। IID नहीं है, अलग-अलग है दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, बात वही है। जैसे लिखा है ना, इंडिपेंडेंट है लेकिन सेम, अच्छा ओ सॉरी हाँ आईआईडी नहीं है, सही। जी, ये मैंने लिखने में गलती किया है। तो x का जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली वो बाइनोमियल 18/1/2 एंड y का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बाइनोमियल 21/2 ना। आईआईडी कब होता है, जब सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो एक्स वाई का सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट है, ये चीज़ है। तो ऑर्डर स्टैट्स में हालांकि हम आईआईडी लेते हैं यहाँ, ठीक है। अभी तो बस सिंपल मैक्सिमम मिनिमम है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दो ही रैंडम वेरिएबल है ना। तो u इज मीन ऑफ एक्स वाई, v इज मैक्स ऑफ एक्स वाई। चलिए सिंपल, मैं आपसे पूछता हूँ कि u प्लस v किसके इक्वल आएगा, मतलब मिनिमम ऑफ एक्स वाई एंड मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई, ये किसके इक्वल आएगा।
हाँ सिंपल x प्लस वाई, क्योंकि जब x मिनिमम है तो y मैक्सिमम, जब x मैक्सिमम है y मिनिमम है, तो एट द एंड u प्लस भी तो x प्लस वाई के इक्वल आना है। u प्लस भी हमेशा x प्लस वाई के इक्वल आना है, क्योंकि मीन प्लस मैक्स, तो एक मीन एक मैक्स तो किसी भी एट है ना सम पॉइंट ऑफ टाइम या कोई पर्टिकुलर सैम्पल स्पेस के आउटकम के करस्पॉन्डिंग एक x होगा एक y होगा, तो u प्लस भी तो x प्लस वाई ही होगा। तो देखो अब x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट था, दे आर इंडिपेंडेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x प्लस वाई, बाइनोमियल n1p बाइनोमियल n2p एंड दे आर इंडिपेंडेंट, तो यहां n1 ऐड होगा तो कितना 38.5। जब मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो p ऐड होते हैं, जब इंडिपेंडेंट बाइनोमियल है तो n वाला कंपोनेंट ऐड होगा, तो यहाँ n वाला कंपोनेंट ऐड हुआ। और आपको ये भी थ्योरम पता होगा x का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np है तो n माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल nq होता है। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए 38 जो कि n की वैल्यू है यहाँ पे, मतलब np x प्लस वाई, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सो बाइनोमियल nq, तो 1 माइनस 1/2 ही होगा। थ्योरम है। तो अभी आपको क्या समझ आया, ट्रू देखना है। अच्छा तो u प्लस भी तो वही x प्लस वाई है, u प्लस भी सेम एज x प्लस वाई, तो इसका मतलब है कि u प्लस भी का मीन वही होगा जो x प्लस वाई का मीन होगा। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये पूछ रहा ना, तो ये तो डायरेक्टली आ गया, ये डायरेक्टली आ गया। अब यहां देखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस वाई np, तो 19, वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई npq, तो 19 इंटू हाफ सॉरी मतलब 38 इंटू हाफ, तो 19/2 मतलब 9.5। तो ये आ जाएगा, चेक कर लीजिए आप लोग। तो ये तो गलत कह रहा है और ये सही कह रहा है, चेक कर लो। नाउ ओनली कम्स टू चेक ऑप्शन बी। अब आप खुद सोचो, v इज द मैक्सिमम वन, u इज द मिनिमम वन। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v माइनस u, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो क्या ये कभी नेगेटिव आ सकता है? क्या v माइनस यू कभी नेगेटिव हो सकता है? आंसर इज नो, बिकॉज ये मैक्सिमम वो मिनिमम है। तो ये एक्स वाई में जो लार्जर होगा वो v होगा और एक्स वाई में जो स्मॉलर होगा u होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो x मोर देन y, सो व्हेन x मोर देन y, सो u इज x, v इज y, सो उस केस में आएगा x माइनस वाई। व्हेन x इज लेस देन y, तो u इज y एंड v इज x, तो उस केस में y माइनस x आएगा। तो इन जनरल ये डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, मॉड x माइनस वाई आएगा, क्योंकि v माइनस यू हमेशा पॉजिटिव होना है। तो जब x पॉजिटिव है तो x माइनस वाई पॉजिटिव होगा, सॉरी जब x मोर देन y है तो x माइनस वाई पॉजिटिव होगा, जब y मोर देन x है तो y माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। तो ये सिंपल रिजल्ट है, तो बेसिक रिजल्ट, मतलब मैथमेटिक्स चल रहा है बेसिक मैक्सिमम का। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम क्या होगा, मॉड x माइनस। एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे ये 1 है ये 2 है, तो वैसे ही आप देख लो है ना, तो डिफरेंस लोगे तो एक 1 एक तो 1 2 में मैक्सिमम 2 है, 1 2 में मिनिमम 1 है, तो उससे आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, डन जी। तो ये अगर इक्वल है तो दोनों का एक्सपेक्टेशन भी इक्वल होगा। अगर 2 रैंडम वेरिएबल्स इक्वल हैं तो देयर एक्सपेक्टेशन वेरिएंस सब इक्वल होगा, तो ये भी ट्रू है, चेक कर लीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें स्पेशली इसमें कुछ फाइंड करना नहीं था, बस आपको ये रियलाइज करना है कि v माइनस यू इज नथिंग बट मॉड x माइनस वाई, बिकॉज मैक्स माइनस में तो जनरल फॉर्मूला है। अच्छा ये आपको ऐसे रियलाइज ना हो तो आपको याद होगा, तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं, मैक्स ऑफ एक्स वाई हाफ एक्स प्लस वाई माइनस, मैक्स में प्लस और मीन में माइनस, ये भी आप लोग जानते हैं। So max was v, the mean was u, so mean was u, max was v। so आप खुद ही देख लो, अगर आपसे यहाँ पूछ लूँ मैं, you just add u plus v, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो you will get this, you subtract, so mainly मैं v plus u कर देता हूँ,
एंड v माइनस यू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन, यू विल गेट दिस। तो इसमें कुछ है ही नहीं, इस फॉर्मूले से आ गया। ओके है ना? तो बाकी मीन वेरिएंस सब इक्वल तो होगा ही। तो ये सिंपल मैक्स मीन के फॉर्मूले से आ गया। ओके जी, कुछ क्वेरी है तो पूछिए। तो यहाँ से सिंपल आ गया ये रिजल्ट। तो जो मैं यहाँ आपको डायरेक्ट बता रहा था उसका प्रूफ यहाँ से आ जाएगा, ये फॉर्मूला है। तो ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये सिमिलर क्वेश्चन ही है जो अभी कर रहे थे ना, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग इजीली कर पाएंगे, है ना? इसमें कुछ खास तो है ही नहीं। यू कैन इजीली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बताना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस क्वांटिटी? बताओ क्विकली बताओ। अभी मैंने सॉल्व किया ये क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था ना कुछ देर पहले। सिमिलर क्वेश्चन है कि x1 x2 x10 जो है वो नॉर्मल 3 4 है। ओके, वो ऑड इवन में ब्रेक किया था, अब ये दो अलग अलग सैंपल दे दिया, इतना ही डिफरेंस है। अब लोग समझ आ रहा है? तो x1 से लेके x10 तक दिस इज रैंडम सैंपल, IID नॉर्मल 3 4, और y1 से लेके y15 तक ये है नॉर्मल -3 6। ठीक, तो ये आ जाएगा। Assume that the two samples are drawn independently define SS स्क्वायर यहाँ पे xi का है ना, जो SS स्क्वायर है दिस इज 1/9 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर I फ्रॉम 1 to 10। तो यू नो 9 SS स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सिग्मा स्क्वायर क्या है इसका? तो xi का है ना ये, तो xi में सिग्मा स्क्वायर क्या है? 4। सो 9 SS स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन chi स्क्वायर विथ 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये हो जाएगा। इन जनरल इफ यू फाइंड x बार विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल मीन 3 वेरिएंस 4/n, n क्या सैंपल साइज 10, तो ये हो जाएगा सैंपल साइज 10। y बार का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? y बार हैज डिस्ट्रीब्यूशन, सो y1 y2 y15 हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल -3 6, तो इसका मीन तो -3 रहेगा, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई 15, तो 6/15। आई थिंक अब आपके लिए इजी है। यूजिंग दीज टू यू कैन से कि x बार प्लस वाई बार विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों को ऐड करो तो -3 + 3 मीन 0। वेरिएंस दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि बता रखा है अज्यूम दैट 2 सैंपल्स आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब है कि जस्ट कोवेरिएंस टर्म 0, 4/10 + 6/15, 4/10 इज लाइक 2/5, 6/15 इज मीन्स 2/5, ओह 2/5 दोनों है ना, तो मतलब 4/5। So this is 4/5. I think this much hint is enough to find the answer. एक ये हिंट है आपके लिए, एक ये हिंट है, इन दोनों के हेल्प से you can easily find the answer. बताओ अब देख लो। ठीक है जी, आप लोग इजीली बता पाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रेक करूँ u को तो x बार प्लस y बार, मीन तो 0 है, घटा दो, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसका? 4/5 का रूट होल अपॉन, अब इसको ठीक करो, ये नॉर्मल 0 1 बना दिया, अभी क्या बना दिया? नॉर्मल 0 1। अब ये रूट में लिखेंगे इसको, तो ये हो गया SS स्क्वायर। अब 9 से मल्टीप्लाई करो,
9 से करें, चलो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9s² बाई सिग्मा स्क्वायर, किसका सिग्मा स्क्वायर, एस तो उसका है ना, तो बाई 4/9। देखो, सो कैन दिस बी रिटन लाइक दिस। अब हो गया, अगर आपको इतना समझ आ गया दैट इज फाइन। और वो थ्योरम दिमाग में चल रहा है, कैसे बना रहा हूं, थ्योरम के हिसाब से, कि यहाँ पे नॉर्मल 0 1 बनाना है, यहाँ पे chi² n/n बनाना है, उसके अकॉर्डिंग। सो दिस इज एक्चुअली नॉर्मल 0 1, दिस इज एक्चुअली यू नो chi² n/n। तो नॉर्मल 0 1 और ये है chi² 9 और ये अपॉन में 9 है, इसका रूट है। तो नॉर्मल 0 1 अपॉन दिस, तो दिस रेशियो विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन tn। देख लीजिए बाकी लोग। सो कुछ डाउट है इसमें? तो ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है, सिंपल। So U has a distribution, T distribution with 9 degree of freedom. तो यहीं से तो निकले थे, वापस आ गए। यहाँ पे थे ना। ये भी सैम्पलिंग का क्वेश्चन ही है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द सैम्पलिंग। बताओ इसका क्या आंसर होगा, बाईवेरिएट का सैंपल है। ये है, आंसर बताओ इसका। ये तो आसान क्वेश्चन सा लग रहा है, सिंपल है जो अभी सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग। बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना। सो दिस इज अ सैंपल फ्रॉम बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 σ1 स्क्वायर σ2 स्क्वायर रो। सो दिस इज अ सैंपल फ्रॉम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्विकली फाइंड, ट्राई टू फाइंड द आंसर, सिंपल है ना।
1/40. अच्छा ठीक है, एक मिनट। तो देखिए एक थ्योरम है, ऐसे मैं आपको एक थ्योरम दिखा देता हूँ। सो इसमें होता क्या है कि लेट्स से यू टेक अ रैंडम सैंपल x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन xn yn, जैसे मैं नॉर्मल दिखाया था x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर। तो उसमें एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन था नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन माइनस वन। फिर एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, उस तरह से यहाँ भी लिख सकते हैं। सो सपोज दिस इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम बाईवेरिएट नॉर्मल विथ पैरामीटर μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। तो पहली चीज़ वो ये बताता है, जैसे x1 स्क्वायर लिख दिया मैंने, या चलो x बार लिख दिया। तो x बार का मतलब तो आप सबको पता है, y बार लिखेंगे। सिमिलरली अगर मैं s1 स्क्वायर बोल रहा हूं तो इसका मतलब 1/n-1 समेसन या sx स्क्वायर। ये है, तो होता क्या है, तो इस केस में ये बताता, पहले चीज तो ये बताता कि जो x बार y बार है दिस हैज बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर μ1 μ2। देखो x बार का मीन कितना होगा μ1, y बार का मीन कितना होगा μ2, x बार का वेरिएंस कितना होगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन, तो यहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर कर दो, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन। y बार का वेरिएंस कितना होगा सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन, और रो इज द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। सो वही कोरिलेशन कोएफिशिएंट x बार एंड y बार के बीच भी आएगा, सेम कोरिलेशन कोएफिशिएंट होगा x बार एंड y बार के बीच भी, ठीक है। एक तो ये थ्योरम है, दिस यू कैन यूज। और बाकी तो पता ही है कि अगर बाईवेरिएट नॉर्मल है तो मार्जिनल नॉर्मल होता है, ये हमने बाईवेरिएट में पढ़ा है, ठीक है। तो सैम्पलिंग था बाईवेरिएट से। बाकी रेस्ट थ्योरम यू नो कि जैसे यहां पे मैं लिखूं कि रेस्ट आर द सेम थिंग कि लाइक एक्स बार हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन n-1 s1 स्क्वायर बाई सिग्मा 1 स्क्वायर हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर n माइनस, सेम ही चीज़ है जो पहले लिखा था। बट यहाँ एक और चीज़ होगा, ये जो x बार y बार है दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द सैंपल वेरिएंस मैट्रिक्स, है ना, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो जैसे सैंपल कोवेरिएंस क्या होगा इसके बीच का, जैसे हम लोग कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिखते हैं ना, सैंपल कोवेरिएंस, ठीक है। तो इसको क्या डिफाइन करेंगे, अच्छा डिफाइन किया था ना कल हमने, कल डिफाइन किया था सैंपल कोवेरिएंस 1/n-1 समेसन xi माइनस x बार, ये आ जाएगा। तो इसका नोटेशन हम S12 रख सकते हैं, SX है ना, तो इसको अभी S12 नाम दो। जैसे S11 लिखूंगा इसका मतलब S1 स्क्वायर जो कि है 1/n-1 समेसन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। अगर मैं S22 लिख रहा हूं तो मतलब S2 स्क्वायर, इसका मतलब 1/n-1 समेसन yi माइनस y बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n, ठीक। एंड बाकी S21 तो वही होगा, तो S12 एंड S21 का मीनिंग सेम ही रहेगा, ठीक है ना। सो जो S12 है वही S21 होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे एक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होता है, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तो वो तुमने कल भी लिखे थे ना, जैसे नहीं बाईवेरिएट नॉर्मल के टर्म में लिखा होगा ना, सिग्मा 1 स्क्वायर
सिग्मा टू स्क्वायर रो सिग्मा वन सिग्मा टू रो सिग्मा वन सिग्मा टू। इसका मतलब है वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। तो इसका सैंपल अगर हम ये लिखे सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या होता है, ये तो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स होगा, तो जैसे वैसे लिखे सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। इसको उधर डाल देता हूँ ना, तो चलो इसको भी इतना रहने दो। ये तो हमें लिखना है सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स। तो ये क्या बनाएंगे, तो जो सिग्मा वन स्क्वायर है इसका एस्टिमेटर हम क्या लेते हैं, एस वन स्क्वायर। सो ये एस वन स्क्वायर मतलब एस वन वन, और ये कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई है तो इसको लिखेंगे सैंपल कोवेरिएंस, और यहाँ भी एस वन टू एस टू वन लिख सकते हो, एस टू टू। तो ये है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, मतलब ये तो वो मैट्रिक्स है, ये सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, सैंपल कोवेरिएंस, वैसे ही सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स ये हमारे पास है। तो जैसे वहां पे थ्योरम था सिंपल यूनिवेरिएट नॉर्मल में कि एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट, मतलब सैंपल मीन एंड सैंपल वेरिएंस आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। तो उसी तरीके से ये जो आपके पास आएगा सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स एंड जो एक्स बार वाई बार है वो इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां से मैं ये बोल रहा हूँ ये जो एक्स बार वाई बार है और ये मैट्रिक्स है इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट होगा। तो सिंपल थ्योरम ये है कि, है ना, हमने रैंडम सैंपल कहाँ से उठाए हैं, x1 y1 x2 y2 एंड सो ऑन xn yn, यही है। सो ये सब है, इट इज IID फ्रॉम बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से है। देन पहला पॉइंट ये जैसे x बार y बार एंड ये जो सैंपल वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स है या S21 में लिख सकते हो, they are independent like x bar and s square independent in the univariate normal sample। दूसरा हाँ वो तो मैंने लिख ही दिया फिर ना। सो जैसे को दूसरा जगह लिखे तो ऐसा है कि ये कहना चाहता है कि x बार y बार एंड ये जो s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर s12 have independent या दिस दे आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे सो दे आर इंडिपेंडेंट, ऐसा बोल सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इनफैक्ट इसको ऐसा भी लिखता है कि ये जो एक्स बार वाई बार है एंड अगर आप लिखेंगे x1 माइनस एक्स बार से लेके xn माइनस एक्स बार, फिर y1 माइनस वाई बार से लेके yn माइनस वाई बार, ये तीनों हालांकि इक्विवेलेंट ही है, एक दूसरे से प्रूव किए जा सकते हैं ना, दे आर इंडिपेंडेंट, सो दे आर इंडिपेंडेंट, ये आ जाएगा। बाकी वो थ्योरम तो लिख ही दिया मैंने ये वाला, तो अभी के लिए ये यूज़ कर लो, सिंपल है ना। तो अभी के लिए आप ये वाला यूज़ कर लो तो इससे आ जाएगा, या वैसे भी यू कैन फाइंड। जैसे अब मैं क्वेश्चन पे आऊँ तो ये क्वेश्चन क्या था, यही था, तो इसमें कुछ खास क्या ही है, जैसे इक्वल टू पूछ रहा है तो ये होगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार प्लस वेरिएंस ऑफ वाई बार माइनस 2 टाइम को वेरिएंस बिटवीन एक्स बार वाई बार, यही है। बाकी फाइंड कर लो अब। तो वेरिएंस ऑफ एक्स बार कितना होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर बाई एन सिग्मा 2 स्क्वायर बाई एन माइनस 2 टाइम, अब ये क्या होगा, रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, सो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2 का मतलब हो गया, तुम अलग से ही फाइंड कर सकते हो, यू कैन फाइंड बाई, है ना, सेपरेटली। तो रो जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट सेम ही है, सो रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, सिग्मा 1 कितना है, सिग्मा 1 बाई एन सिग्मा
n/√n, तो ये ऐसा आ जाएगा सिग्मा 1 सिग्मा 2/n। ठीक है जी, यही आएगा, देख लो। हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं ना, सो इफ़ यू वांट वी कैन प्रूव दिस। सो सिंपल, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कोवेरियंस बिटवीन x बार एंड y बार, तो इसका मतलब है कोवेरियंस बिटवीन 1/n समेसन xi और 1/n समेसन yi, यही है। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/n यहाँ से बाहर, 1/n यहाँ से बाहर, तो 1/n² होगा। अब कोवेरियंस बिटवीन समेसन xi समेसन yi, यही है। अब इसको ब्रेक करो, अब ब्रेक करोगे तो यहाँ n टर्म, यहाँ भी n टर्म, तो 1/1 पेयर आएगा, x1 के साथ y1, x1 के साथ y2, x1 के साथ y3 एंड x1 के साथ yn। ईच xi yi के बीच का कोवेरियंस है रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। ठीक है, सिग्मा 1 सिग्मा 2 यहाँ वाला नंबर है, तो रो सिग्मा है ना, यहाँ पे जो दे रखा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो xy का डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है दैट इज द बाईवेरिएट नॉर्मल μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर रो। ठीक है, अब वो ये नंबर है, तो यहाँ से आएगा x1 के साथ y1, x1 के साथ y2, x1 के साथ है ना y, इस तरह से साथ x1 के साथ कितने आएंगे n टर्म, फिर ऐसे ही, तो कितने टर्म टोटल हो जाएगा, बताओ भाई। सो एक तो तुम लिखोगे x1 y1 x2 y2 ना, तो कितने n टर्म, तो x1 के साथ हो गया, फिर x2 के साथ n टर्म होगा, तो कितने टर्म टोटल हो गए, n² टर्म्स। तो यहाँ होगा n² टाइम क्या, कोवेरियंस बिटवीन xi yi, ये ना भाई, देख लो। n² कोवेरियंस बिटवीन xi yi, तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचा, कोवेरियंस बिटवीन xi yi, यही आएगा जी। तो ये तो वही आ गया रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, इसका मतलब, तो यहाँ तो मैंने ऐसा लिख दिया, n से डिवाइड किया है, चेक कर लो एक बारी। तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, 2 रो सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये पूछ रहा हूँ, यहाँ पे ये आएगा, तो सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आंसर आएगा। पर सर वेरिएंस तो x बार और y बार का मल्टीप्लाई होगा ना रो के साथ, तो n तो आना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ मिस्टेक है इस प्रूफ में, सर हम लोग नहीं लिख सकते कोवेरियंस ऑफ समेशन xi कॉमा समेशन yi है ना, हाँ समेशन बाहर लेके आना 1/n² समेशन ऑफ कोवेरियंस ऑफ xi कॉमा yi, दोनों का समेशन एक साथ बाहर आ जाएगा, मैं भी यहीं पे मिस्टेक हुआ इसका मतलब, या तो उनका समेशन कॉमन लेके 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने पेयर है, एक मिनट मैं इसमें पेयर, एक मिनट रुक जाओ, इसमें काउंट करूंगा। अच्छा एक मिनट, ओके ओके, ये तो रैंडम सैंपल है ना, तो x1 y1 फिर x2 y2 x3 y3, तो बाकी के साथ 0 हो जाएगा। जो मैं प्रूफ लिख रहा था यहाँ मिस्टेक हुआ, ये n² ना होके n होगा एक्चुअली। उसकी वजह ये है क्योंकि x1 y1 के साथ, x1 y1 के बीच का कोरिलेशन रो है ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेयर n ही होगा एक्चुअली। होगा क्या, यहाँ पे प्रूफ में मैंने n टर्म्स लिखे ना, जैसे मैं क्या हो रहा है देखो, x1 का y1 के साथ रो होएगा, x1 का y2 के साथ 0 होगा, जो कि मैंने रो लिख रहा था एक्चुअली। मतलब कोवेरियंस x1 और y2 कितना आएगा, 0 होगा एक्चुअली। फिर x1 y3 0, x1 y4 0, ये होगा यहाँ पे एक्चुअली। तो ये यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, सो यहाँ पे मेनली होगा n टाइम कोवेरियंस बिटवीन xi yi, n² नहीं होगा। क्यों n² नहीं होगा, क्योंकि x1 के साथ y1, x1 के साथ y2, x1 के साथ y3, तो यहाँ पे ये सैंपल इंडिपेंडेंट है, तो ये x1 y1 x2 y2 से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब
है ना, ये सैंपल, ये दोनों रैंडम वेरिएबल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो जो कोवेरिएंस है वो x1 y1 के बीच है, x1 y2 के बीच नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से कहने का मतलब n टर्म्स आएगा, ठीक है, हाँ, तो यहाँ n आएगा फिर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको कैंसिल कर लो, तो 1/n और कोवेरिएंस बिटवीन xi yi, तो यहाँ से आ गया 1/n रो सिग्मा 1 सिग्मा 2। अब सही है, तो ये आ गया, ओके ठीक है, तो पुट कर लो अब, तो यहाँ से कितना आएगा 1/n, n कितना है 20, ओके 1/20 माइनस 2, रो कितना दे रखा है 3/4, और ये 20 सिग्मा 1 सिग्मा 2 1 1 हो गया, तो यहाँ से 2/20 माइनस, सिंप्लीफाई कर दो इसको, तो 2 2 है ना, तो 3/40 हो गया बस। तो 1/40 चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, सही है, एक बार चेक कर लो, कहीं मिस्टेक हुआ हो तो बताना, एक बार देख लो जस्ट जिन लोगों का है ना। सो यहाँ पे हम लोग यहाँ n टाइम, पहले n स्क्वायर में क्यों ले रहा था, क्योंकि x1 y1 x2 y2 x3 है ना, x1 के साथ y1 y2 yn, फिर x2 के साथ सारे होंगे, लेकिन x1 के साथ बस y1 का कोवेरिएंस नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, x2 का सिर्फ y2 के साथ कोवेरिएंस नॉन जीरो होगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, इस तरीके से। तो n टर्म्स ही आएगा, है ना, जो आप कह रहे थे एक्चुअली, तो समेशन इसलिए बाहर निकल रहा है क्योंकि बाकी के साथ जीरो है इसलिए। ओके ठीक है, तो फिर आज यहीं स्टॉप करता हूं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस है दैट यू कैन ट्राई असाइनमेंट में। तो अभी मैं कल आगे कंटिन्यू करूंगा थ्योरी। तो अभी तो मैंने क्वेश्चंस करवा दिए, जो हमने कल थ्योरीज पढ़े थे उस पे बेस्ड हमने आज आपको क्वेश्चंस करवा दिए, जैसे ये वाले पार्ट पे। तो कल से मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। सो कल से हम स्टार्ट करेंगे कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली 4 टाइप के कन्वर्जेंस है, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हाँ 4 टाइप के कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, कन्वर्जेंस इन आरथ मीन एंड देयर इंटर रिलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, ऑलमोस्ट श्योरली, हाँ 4 टाइप में। स्लट्सकी लेमा है ना, स्लट्सकी लेमा, देन बोडेल-कैंटली लेमा, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये लिमिट थ्योरम है, ये जो पार्ट है ना, दिस इज द लिमिट थ्योरम, या ये सैम्पलिंग में आता है, ये सैम्पल, लार्ज सैम्पल थ्योरी का पार्ट है। तो दिस पार्ट ऑफ लार्ज सैम्पल थ्योरी, ठीक है। तो यहीं स्टॉप करते हैं, कल मैं यहाँ से थ्योरी स्टार्ट करूंगा। विल स्टार्ट दिस थ्योरी कल से। तो हमारा ये पेज है ना, एक पेज वाला पार्ट सिलेबस खत्म हो गया, तो हमने ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अभी बस ये वाला पार्ट अब कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से अभी कल स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी के लिए थैंक यू।